तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल थिंक प्लस में, जहां पर त्रिकोणमिति से संबंधित आज कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कल वाली वीडियो में त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ ट्रिक्स के बारे में आप लोग देखे थे और इसका बेसिक कंसेप्ट को भली भांति आप लोग समझे हुए थे, तो उसी का आज प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। तो आप लोग जब एनसीईआरटी जो कक्षा 10वीं का है तो उसका पहला जो एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा 8वीं चैप्टर का, जो कि पेज नंबर 197 में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिख दिए हैं। तो ये पेज नंबर 197 में निकालिएगा तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये कहता है कि यदि tan A इज इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के अंतत्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोण ए कह रहा है, यानी कि जरूर कहीं ना कहीं न्यून कोण जो है एक त्रिभुज में कोण ए का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज की रचना किए हैं जिसमें एक न्यून कोण जो है हम ए को दर्शाए हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालता है तो न्यून कोण का ही निकाला जाता है। ठीक है, इस समकोण का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से यह प्रश्न है कि ऐसा क्यों, ये समकोण का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकालते हैं, ऐसा क्यों? अगर आप लोगों को जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए इस बात के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे कोण ए को यहाँ पे न्यून कोण मानते हैं तो इस तरह से यहाँ पे tan a का वैल्यू जो दिया है 4/3 दिया है। ठीक है, चूंकि यह जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि चूंकि tan a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, एक ट्रिक पढ़े थे हम लोग कि पंडित भोला प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, ऐसा हम लोग का था ट्रिक। ठीक है, ऊपर हम लोग यहाँ पे साइन लिखते थे, यहाँ पे कॉस लिखते थे, यहाँ पे टैन लिखते थे और यहाँ पे कोसेक लिखते थे और यहाँ पे सेक लिखते थे और यहाँ पे कॉट लिखते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे टैन का फॉर्मूला जो बन रहा था वो P/B बन रहा था। P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, और B का मतलब बेस, और बेस का मतलब आधार। यानी कि tan का जो वैल्यू होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे कोण ए के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लंब जो है इसका सम्मुख भुजा होगा, तो सम्मुख भुजा जो है यहाँ पे BC के रूप में है, यानी कि लंब जो है BC होगा। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे BC जो है ऊपर है लंब, tan A का वैल्यू निकाल रहे तो, और यहाँ पे नीचे जो होता है आधार होता है, तो आधार यानी कि कोण ए का संलग्न भुजा होगा। ठीक है, तो कोण ए का संलग्न भुजा जो है AB है, तो AB को हम लोग यहाँ पे नीचे रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग के जो आप लोग जहां भी पढ़ते होंगे या नहीं पढ़े तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बताया जाएगा आप लोगों को कि BC के बराबर 4 लिख लेंगे और AB के बराबर 3, जो कि पूर्णतः गलत है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना BC के बराबर 4 और AB के बराबर 3, यह जो है पूर्णतः गलत है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बता देते हैं कि ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे BC का वैल्यू 4 रख ले और AB का वैल्यू जो है 3 रख ले। तो यहाँ पे कारण थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। tan A, tan B, ये सब जितना भी है त्रिकोणमितीय अनुपात, sin A, cos A, सब जितना भी है सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये टोटल जो होता है 6 ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि रेशियो, और रेशियो का जो वैल्यू होता है वो अगर बटा में हम लोग यहाँ पे देखें, चाहे रेशियो में देखें, तो उसका जो HCF होता है दोनों संख्याओं का वो 1 आता है। HCF वहां पे कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, जो रेशियो वाला वैल्यू होता है उसका HCF हमेशा 1 आता है। ध्यान रखिएगा, 1 इसलिए आता है क्योंकि इसको कटा करके लिखा जाता है। इसमें जो भी कॉमन संख्या होता है उसको कटा देता है। जैसे अगर 4/3 है तो ये हो सकता है कि 12/9 था पहले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर इसको 3 से कटाएंगे, 3 चौका 12 और 3 तिरिका 9, इसको कटाएंगे 3 से तो फिर देखिए 4/3 में ही बदल जाएगा। यानी कि यह जरूरी है, जरूरी नहीं है कि 4/3 ही होगा, इसका फिक्स वैल्यू यह नहीं है। इसको जो है कटा करके यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इस 12 को लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुने 3 करेंगे, और यहाँ पे 9 को लाने के लिए 3 गुने 3 करेंगे। यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई अचर जो है इसको कटाया गया है। सिंपल सा मतलब समझिए, इस अचर को जो है कटा करके ही 4/3 लिखा गया। तो यहाँ पे अचर संख्या क्या है हमको पता नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस अचर को आप लोग के मानिएगा या एम मानिएगा या कोई भी जो है एक राशि मान लीजिएगा जिसको आप लोग दर्शाएं कि यह एक अचर है। ठीक है, तो यहां से आप लोग ऐसे लिखिएगा, अतः BC के बराबर जो हो जाएगा
वो 4 यहाँ पे के डाल दीजिएगा जरूर, क्योंकि आप अभी ध्यान दीजिए अचर जो है कटा करके इसको लिखा गया है 4/3। यहाँ पे ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कटा हुआ वैल्यू रहता है, इसका एचसीएफ जो है एक ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अपने से के लगाएंगे और उसी प्रकार से ए बी बराबर भी हम लोग 3k लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे जहां के एक अचर है, जहां के एक अचर है। डायरेक्ट आप लोग ऐसा जो है मत लिखिएगा कि BC बराबर 4 और AB बराबर 3, इसके साथ कुछ ना कुछ अचर जरूर लिखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे BC का वैल्यू और AB का वैल्यू यहाँ पे आ गया। हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में एक tan वाला तो वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब बचा क्या चीज, यहाँ पे tan को छोड़ दे तो 5 को वैल्यू बचा, क्या चीज, साइन, कॉस, कोसेक, कोसेक और कॉट। ये 5 को जो वैल्यू है इसका मान आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि साइन का ही वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम लोग P का जरूरत पड़ेगा और H का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझिए, BC का जो वैल्यू दे दिया है वो दे दिया है 4k, ठीक है, और AB का जो वैल्यू है वो 3k दे दिया है, ठीक। अब यहाँ पे अगर साइन का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा लंब और कर्ण का। तो यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कोण ए के अकॉर्डिंग जो हम देखें तो लंब हमारा BC प्राप्त हो रहा है और कर्ण जो है यहाँ पे AC प्राप्त हो रहा है, और AC का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। अगर AC का वैल्यू ज्ञात करना है तो आप लोगों से कल वाली वीडियो में हम लोग बताए थे कि AC का जब वैल्यू या इसमें से कोई एक भुजा का वैल्यू अगर पता नहीं है तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकालिएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अशेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि सिंपल सा भाषा में हम यही कहे थे कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी कि कर्ण का वर्ग और यहाँ पे लंब का वर्ग और आधार के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहीं से हम लोग P और B का वैल्यू जो है हम लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे H का वैल्यू ज्ञात करना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे अगर H का वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो वर्ग को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p² प्लस में b² ए रूट के अंदर में होगा। बात क्लियर, यानी कि यहाँ पे सिंपली अगर कहें तो AC का बराबर होगा यहाँ पे रूट में BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा BC का स्क्वायर और जोड़ AB का स्क्वायर, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे BC का जो वैल्यू है वो कितना है, 4k है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, और AB का जो वैल्यू है वो 3k है, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 4k का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 k हो जाए, k स्क्वायर हो जाए, k का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और k का स्क्वायर करेंगे तो k², ठीक है। चूंकि यहाँ पे दोनों k² में इसका योग जो है संभव है, तो यहाँ पे 16 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 25k² आ जाएगा, और यहाँ पे 25k² का वर्गमूल जब निकालिएगा तो आप लोग का 5k आ जाएगा, यानी कि 5k। 25 का वर्गमूल जो है 5 और k² का वर्गमूल जो है k निकलेगा। आप लोगों इतना जो है समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का तीनों वैल्यू जो है प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है प्राप्त हो चुका है तीनों भुजाओं का। तो अब हम लोग इसमें से किसी भी वैल्यू का मान अगर ज्ञात करने के लिए कहें तो हम लोग आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग साइन ए का ही वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कोण ए का कहा है, ठीक है। तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे वो कोण ए के अकॉर्डिंग ही ज्ञात करेंगे, इसलिए यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे लंब, और यहाँ पे क्या है BC है, और यहाँ पे कर्ण जो है AC है। यानी कि साइन का जो है यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब के रूप में BC था और कर्ण के रूप में AC है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि BC का जो वैल्यू है वो हम लोग का 4k है, और AC का जो वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुआ है वो 5k है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, k से k खत्म हो जाएगा तो 4/5 बचेगा। उसी प्रकार से cos A का अगर वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो cos A के लिए हम लोग का आधार बटा कर्ण होता है, तो A के अकॉर्डिंग आधार जो है AB है और कर्ण जो है AC है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटा में AC, और AB का वैल्यू हम लोग को पता है 3k, और AC का वैल्यू अभी हम लोग ज्ञात किए हैं 5k। तो यहाँ पे k से k खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 3/5 बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह से cos A का अगर वैल्यू ज्ञात करना चाहे
तो आप लोग इसको दो तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग सिंपल वाला चलेंगे। कौशिक के लिए होता है क्या चीज, कर्ण बटा लंब होता है, यानी कि ये जो है साइन का ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे BC बटा AC था, तो यहाँ पे AC बटा BC हो जाएगा, ठीक है, AC बटा BC। और AC का वैल्यू आप लोग जानते हैं यहाँ पे 5 के था, और यहाँ पे BC का वैल्यू जो है 4K था, और K से K फिर से गायब होगा तो 5/4 बच जाएगा, ठीक है। और जो दो को बचा है उसको देख लेते हैं, सेक और कॉट को। तो यहाँ पे सेक का वैल्यू भी हम लोग ऐसा ही ज्ञात करेंगे। सेक का वैल्यू कर्ण बटा आधार होता है, और यहाँ पे देखिए कर्ण बटा आधार अगर करेंगे कॉस का उल्टा होगा, तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार यानी कि AC बटा में AB हो जाएगा। आप लोग चित्र से भी देख सकते हैं कि कर्ण जो है सेक A के लिए, सेक A के लिए कर्ण जो है AC है, और यहाँ पे आधार जो है AB है, तो यानी कि AC बटा AB हो जाएगा। तो AC का मान जो है हम लोग निकाले हैं 5 के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और AB का मान जो है यहाँ पे 3 के प्राप्त है, तो इसके बटा में रखेंगे, और K से K यहाँ पे कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में मत रखिएगा अभी, ठीक है। और यहाँ पे कॉट A का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, कॉट A का वैल्यू जो है आधार बटा लंब होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉट A का वैल्यू जो है B/P होता है, यानी कि आधार बटा लंब। तो इसके लिए आधार जो है A के लिए AB है, और लंब जो है BC है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे AB बटा BC, ठीक है। तो AB का वैल्यू आप लोग को पता है 3K, और यहाँ पे BC का वैल्यू जो है आप लोगों का 4K है, तो K से K गायब होगा तो 3/4 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह जो है प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट दूसरा प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग दूसरी प्रश्न का बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है, यदि B और Q ऐसे न्यून कोण है जिसमें कि साइन B बराबर साइन Q है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई त्रिभुज का एक कोण है जिसमें यहाँ साइन B और साइन Q जो है बराबर है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है बराबर है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना है या बताना है उसको, ठीक है, प्रूफ करके कि कोण B बराबर जो है कोण Q है। तो यहाँ पे दो को त्रिभुज जो ले लिया गया है ABC, और यहाँ पे PQR, जिसमें दोनों न्यून कोण है, तो यहाँ पे B और Q को हम लोग न्यून कोण यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों त्रिभुज में जो दिया है साइन B और साइन Q दिया है, ठीक है, और साबित करना है कि दोनों कोण जो है ये वाला बराबर है। तो आप लोग अगर मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब दो कोण दो अलग अलग त्रिभुज का और उसको बराबर बराबर दिखाना होता है, तो हम लोग या तो उसको सर्वांगसम करते हैं या समरूप दिखाते हैं, तभी जाकर वो दोनों कोण जो है बराबर हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिए कि ये दोनों त्रिभुज है, तो इसको सर्वांगसम दिखा सकते हैं क्या। तो यहाँ पे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है, ये बटा में दिया रहता है, और बटा में कभी भी ला करके इसको सर्वांगसम दिखाना जो है उतना संभव नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर आसान से समझे तो यहाँ पे समरूप दिखा देंगे तो दोनों कोण जो है आप लोग का बराबर हो जाएगा, क्योंकि अनुपातिकता जब भुजाएं बराबर होंगी तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, और समरूप त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इतना बात आप लोग को पता होगा अगर छठा चैप्टर आप लोग 10वीं कक्षा का पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए साइन B से दो को भुजा मिल सकता है, क्या क्या चीज, यहाँ पे साइन जो होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी कि AC और AB का अनुपात मिल सकता है, और इस त्रिभुज में PR और PQ का अनुपात मिल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों जो होगा आपस में बराबर हो, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा अगर भुजा ला देते हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों जो त्रिभुज जो है सर्वांग समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो वही तीसरा भुजा को बराबर दिखाना है, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे। अगर इतना सोच लिए तो त्रिभुज जो दोनों है समरूप हो जाएगा, और समरूप हो जाएगा तो आप लोग को पता ही है कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग जो है बराबर होते हैं, तो आप लोग जरूर उसको बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। बस मुश्किल यही है कि इन दोनों भुजाओं को बराबर दिखाना है। तो चलिए इस मुश्किल को थोड़ा सा आसान बनाते हैं और यहाँ पे इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में यहाँ पे दे दिया है कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q। अब आप लोग को इतना दे दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, या साइन B का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन B का वैल्यू जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। आप लोग को यहाँ पे ट्रिक जो है इसके पहले लिखे थे तो उसमें आप लोग को याद हुआ होगा, या कल वाली वीडियो अगर आप लोग देखे हो तो आप लोग को याद जरूर हो गया होगा। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, तो इसमें पंडित और हर
ठीक है, तो यहाँ पे P बाई एच हो जाता है, और P बाई एच का मतलब लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए AC जो है लंब है B के अकॉर्डिंग देखे तो, और यहाँ पे AB जो है कर्ण है, यानी कि AC के बटा में AB आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे AC के बटा में AB आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन क्यू का वैसा ही वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखिए पी आर के बट्टा में क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो पी आर के बट्टा में यहाँ पे पी क्यू आ गया। अब आप लोग इतना जरूर देख लिए, हम लोग जानते हैं कि समरूप अगर दिखाना है तो अगर इसका एक भुजा ले तो बट्टा के नीचे इसका एक भुजा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनुपात में देखें तो दोनों भुजा एक ही त्रिभुज का है, और ये दोनों भुजा जो है एक ही त्रिभुज का है। तो क्या हम लोग इसके इस त्रिभुज के एक भुजा के बट्टा में इस त्रिभुज के एक भुजा ला सकते हैं क्या? तो हाँ ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर पी आर यहाँ पे ऊपर है तो बराबर किधर आएगा, तो नीचे आ जाएगा, और ए बी जो है बट्टा के ऊपर है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बट्टा के नीचे यहाँ पे तो बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे कि क्या चीज, एसी के बट्टा में पी आर आ जाएगा और एबी के बट्टा में पी क्यू के ऊपर आ जाएगा ए बी। बात क्लियर? तो यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का अलग अलग भुजा जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पे ए सी और पी आर जो है ऊपर है तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे ए बी नीचे है तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और बटा में जो है पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ बात जो है समझ गए हैं तो आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अब ये दोनों जो है बराबर हो गया, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग जो है एक के मान लीजिए कि एक अचर राशि के दोनों बराबर है। इसको जब कटाएंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा, और वो संख्या हमको नहीं पता इसलिए हमने यहाँ पे के मान लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर के माना। ठीक है, इतना आप लोग जरूर समझ गए होंगे, इतना भी आप लोग जो है कमजोर नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे AC बटा पी आर है और इसके बराबर में के करे तो यहाँ पे देखिए क्या निकल जाएगा, AC के बराबर में के पी आर निकल जाएगा क्या? थोड़ा समझिए, इसको हम लोग गायब करते हैं। AC बटा पी आर के बराबर के करते हैं तो AC के बराबर में पी आर जो इसके गुना में हो जाएगा के, तो के पी आर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से अगर AB के बटा में पी क्यू है तो बराबर में के है, तो अगर AB का वैल्यू निकालते तो पी आर जो है इसके गुना में जाएगा, क्योंकि बटा के नीचे तो इधर जाएगा तो गुना में। तो यहाँ पे AB के बराबर में जो है वो के पी क्यू हो जाएगा। इतना बात आप लोग को क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा, अगर BC का मान ज्ञात करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको हम लोग P बोलेंगे परपेंडिकुलर Q के हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, इसको हम लोग B बोलेंगे और इसको हम लोग H बोलेंगे। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण हम लोग यहाँ पे जानते हैं। सिंपल सा मतलब समझिए कि पाइथागोरस पर में अगर इस समकोण त्रिभुज अप्लाई करते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस पर में अप्लाई करते हैं तो हम लोग का आता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग P और H का जो वैल्यू है वो पता है, हम लोग का B का वैल्यू ज्ञात करना है। तो B का वैल्यू ज्ञात करने के लिए पी स्क्वायर को इधर भेजेंगे, यानी कि एच स्क्वायर के प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग से प्रश्न भी कल वाले वीडियो में पूछे थे कि अगर इधर प्लस में रहता है तो इधर आता है तो माइनस में क्या होता है। तो आप लोग अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो जरूर उस वीडियो को देखिए। यहाँ पे आई बटन पे जो है एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे तो सिंपली से यहाँ पे रूट के अंदर में आ जाएगा। इतना आप लोग जरूर समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ पे बी का अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस में जो है वो क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर और वर्गमूल यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग AC और AB यहाँ पे पता है, AC और AB पता है, तो हम लोग को BC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि आधार का मान ज्ञात करना है, तो रूट के अंदर में कर्ण का वर्ग कर देंगे, यानी कि AB का वर्ग कर देंगे, और माइनस में जो है AC का वर्ग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे AB अगर बात यहाँ पे करें तो AB का मान यहाँ पे निकला हुआ है के पी क्यू। ठीक है, K इंटू पी क्यू, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में AC का मान यहाँ पे निकला हुआ के पी आर, तो यहाँ पे K इंटू पी आर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर इंटू में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर इंटू में पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम के स्क्वायर को कॉमन निकाले तो हम लोग को निश्चित रूप से बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर है, तो पी क्यू का स्क्वायर में से यहाँ पे पी आर का स्क्वायर माइनस किया है तो निश्चित रूप से क्यू आर आना चाहिए। इसके अनुसार अगर हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ पे कर्ण जो है क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लंब जो है पी आर है तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बी जो है क्या है, क्यू आर है। तो यहाँ पे देखिए इतना के बराबर हम लोग क्यू आर लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे समझिए ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, रूट अंडर के स्क्वायर
और यहाँ पे इंटू में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस रूट को नहीं हटाए इसलिए, रूट को अगर नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर चलेगा, रूट को उधर जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इतना का वैल्यू क्या लिखते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर वैल्यू ज्ञात करना चाहे, के स्क्वायर है तो यहाँ पे के निकल जाएगा, और क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यू आर निकल जाएगा। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बीसी के बराबर में के क्यू आर आ गया है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे तीनों भुजा जो है हम लोग का प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। अगर यहाँ से हम लोग देखें BC इज इक्वल टू के इंटू में क्यू आर, या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं BC और बटा में क्यू आर ला करके इसको बराबर में के कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बराबर में के करने से फायदा यही हुआ कि यहाँ पे देखिए ये दोनों के बराबर में भी के है और इसके बराबर में भी के है। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए दोनों भी के बराबर है, ए वाला भी के बराबर है, तो दोनों और ए वाला तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या अगर आप लोग 9वीं क्लास का जो यूक्लिड का जो अभिगृहित वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को जरूर यहाँ पता होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, और यहाँ पे इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे AC के बट्टा में PR आ जाएगा, और यहाँ पे AB के बट्टा में जो है PQ आ जाएगा, और यहाँ पे BC के बट्टा में जो है QR आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समरूप का एक जो है एस नियम पढ़े होंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे कहा जाता है कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीन भुजाओं के अनुपातिकता बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यह जो है S समरूपता कसौटी से होगा। ठीक है, यहाँ पे समरूपता कसौटी जो लागू होगा S लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण B इज इक्वल टू कोण Q यहाँ पे समरूप त्रिभुज के संगत भाग से यहाँ पे बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से आप लोग का जो है ये प्रूफ हो चुका है। अगर आप लोग इस प्रकार से इसको परीक्षा में लिखेंगे तो मेरे ख्याल से जितना भी नंबर का पूछेगा उतना नंबर में से एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अब सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो है आप लोग इस प्रकार मुझे सपोर्ट कर सके। तो अगर आप लोग यहाँ वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाइए फटाफट यूट्यूब पे और सर्च कीजिए थिंक प्लस। आप लोग के सामने मेरा जो चैनल आ जाएगा तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर देखा कीजिएगा।